नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था क्लास 10th का एक टॉपिक जो था ह्यूमन हार्ट। उम्मीद है आप लोग को ह्यूमन हार्ट समझ में आया होगा। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो भी क्लास 10th का एक टॉपिक है और वो भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और आपका 10th के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके आएंगे जो आपके मतलब 10th लेवल पर पूछे जाते हैं, जिसे हो सकता है ऑप्शनल में पूछे जाए, हो सकता है लॉन्ग में। ठीक, तो हम इसमें स्टार्ट करेंगे आज उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र को इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आज हम पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखेंगे। किडनी क्या काम करता है, कैसे काम करता है, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होता है वो क्या करता है। ठीक, तो सारी चीजों को हम बारीकी से समझेंगे, उसके एक एक पॉइंट को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम उत्सर्जन तंत्र। देखिए, उत्सर्जन तंत्र क्या करता है, जो हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल है, जो खराब चीजें हैं, ठीक है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो वेस्ट होती हैं, ठीक, तो उसको क्या करता है बॉडी शरीर के बाहर कर देता है। ठीक है, तो जो चीजों को शरीर से बाहर कर रहा है, ठीक है, वो है उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ वो पदार्थ है जो बाहर चला गया है। ठीक है, जो फालतू चीज है वो बॉडी से बाहर चला गया, तो जो बाहर गया है वो है उत्सर्जी पदार्थ। जो अंग उसको बाहर किया है वो है उत्सर्जी अंग। जैसे किडनी क्या करता है, यहाँ पर किडनी है, ठीक है, तो किडनी क्या है, उत्सर्जी अंग है। तो किडनी के अलावा भी कई सारे उत्सर्जी अंग होते हैं, लेकिन किडनी हमारा एक मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। ठीक है बात। चलिए देखिए, ये स्ट्रक्चर है किडनी का। अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये हमारा सीधा हाथ है, तो ये हो गया दायां किडनी, हो गया बायां किडनी। किडनी को हिंदी में वृक्क कहते हैं। ठीक, ये हमारा दायां वृक्क और यह है हमारा बायां वृक्क। ठीक, देखिए इसके ऊपर ना ऐसे लीवर होता है। ठीक है, तो लीवर के होने के कारण होता है क्या है कि इस थोड़ा सा दबा रहता है, ये थोड़ा ऊपर रहेगा, इसका ये थोड़ा सा नीचे रहेगा। तो दाएं किडनी का साइज बाएं किडनी के साइज से थोड़ा छोटा होता है और ये थोड़ा नीचे झुका होता है बाएं किडनी के तुलना में। ठीक, किडनी का अगर कोई आकार पूछ ले तो इसका आकार सेम के बीज के आकार का होता है। ठीक, सेम हम खाए होंगे तो सेम का बीज ऐसा ही रहता है। ठीक है, तो सेम के बीज के आकार का होता है। चलिए, तो होता क्या है, यहाँ पर रेनल आर्टरी होती है। ठीक है, ये जो आप पाइप देख रहे हैं, ठीक है, ये ट्यूब है, ये होती है रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी से ब्लड कहाँ आता है, दायां वृक्क में। ठीक है, और बायां वृक्क में जाता है, दायां बायां वृक्क में जाएगा। ये क्या करता है, ये ब्लड लाता है, मतलब ये रुधिर को वृक्क के अंदर लाएगा। कौन, रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी क्या करता है, ब्लड को वृक्क के अंदर लेकर के आता है। ठीक, फिर वृक्क के अंदर क्या होता है कि ब्लड को फिल्टर किया जाता है। ठीक है, किडनी का मेन काम क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करना। ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कौन करता है, तो किडनी करता है। तो किडनी के अंदर ब्लड फिल्टर हो जाता है। ठीक, उसके बाद इसको रेनल वेन से भेज दिया जाता है, तो ये ब्लड को ले जाता है, ये ब्लड को क्या करता है, ले जाता है, ले जाता है। ठीक है तो दायां वृक्क बायां वृक्क में सबसे पहले ब्लड आया, कहां से आया, रेनल आर्टरी से। उसके बाद ब्लड फिल्टर हो गया जब किडनी के अंदर। ठीक, वो फिल्टर करने का काम मेन नेफ्रॉन करता है। ठीक है, तो ये है नेफ्रॉन। अभी हम इसके विषय में जानेंगे कि कैसे क्या करता है। अब जब फिल्टर हो जाता है तो उसके बाद ब्लड को भेज दिया जाता है और बाकी जो वेस्ट बच जाता है, ठीक है, वो कहाँ जाता है, वो इस मूत्र वाहिनी में आता है। ठीक है, वो कहाँ आता है, मूत्र वाहिनी में। मूत्र वाहिनी से जो होता है वो कहाँ जाता है, मूत्राशय, मूत्राशय में। ठीक, मूत्र वाहिनी से कहाँ जाता है, मूत्राशय में। इसी में यूरिया हमारा स्टोर होता है और लगभग हाफ लीटर यूरिया क्या हो सकता है, स्टोर हो सकता है हमारे मूत्राशय में। ठीक है, इतना लीटर यूरिया क्या हो सकता है, इकट्ठा हो सकता है कहां पर, मूत्राशय में। तो यहाँ से फिल्टर होने के बाद मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में आता है। मूत्राशय में 1.5 लीटर लगभग यूरिया क्या होता है, इकट्ठा होता है। फिर इसको मूत्र मार्ग से बाहर भेज दिया जाता है। ठीक, मूत्र मार्ग से शिश्न द्वारा, ठीक है, बाहर भेज दिया जाता है।
अब देखिए जब यूरिया बाहर जाता है तो यूरिया कन्वर्ट होता है अमोनिया में। यूरिया किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमोनिया में। तो जब आप जैसे जो जहाँ पर लोग टॉयलेट कर देते हैं, ठीक है, रोड के साइड में या जहाँ पर आपका टॉयलेट बना होता है वहां पर, अगर वहाँ साफ सफाई ना हो, वहाँ डेली का डेली बस टॉयलेट लोग करते रहे, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि धीरे धीरे वो दीवार खराब हो जाती है और एक दिन वो दीवार गिर भी जाती है, ठीक है। तो ये सब भी हो सकता है। तो हमको यहाँ से क्या पता चला कि किडनी के अंदर ब्लड फिल्टर हुआ, फिर बाकी जो चीजें बच गई, मतलब जो यूरिया बच गया वो कहाँ आ गया? यूरिनरी ब्लैडर में, और यहाँ से मूत्र मार्ग से शिश्न के द्वारा बाहर चला गया। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो फिल्ट्रेशन है वो होता कैसे है, ठीक। तो इसके अंदर ब्लड अगर फिल्टर हो रहा है तो कैसे हो रहा है? देखिए होता क्या है, थोड़ा सा हम इसको बता देते हैं। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। तो नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन को हिंदी में वृक्काणु कहते हैं, PHRON, नेफ्रॉन, वृक्काणु, ठीक। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का मेन दो पार्ट होता है, ठीक है। फर्स्ट जो है वो है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। पहला कौन सा है? ग्लोमेरुलस, या उसको कहते हैं कोशिका गुच्छ। और दूसरा होता है रेनल ट्यूब्यूल। रेनल वर्ड यूज करते ही हैं किडनी के लिए। रेनल वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? किडनी के लिए। तो रेनल ट्यूब्यूल्स, रेनल ट्यूब्यूल्स में चार चीजें आएंगी। रेनल ट्यूब्यूल्स में आपका बोमन कैप्सूल आ जाएगा, मतलब बोमन से इनपुट आ जाएगा। इसी में आपका PCT आएगा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT आएगा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक। हेनले लूप आएगा, हेनले लूप। सुनिए बात, जो मेन डक्ट होता है ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। मेन डक्ट या जो डक्ट होते हैं वो नेफ्रॉन के पार्ट नहीं होते। तो अगर आपसे कोई पूछ लिया विच वन ऑफ द नॉट इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, निम्न में से कौन सा नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, ठीक है, तो आप तो देखे रहेंगे कि नेफ्रॉन में बना है, मार देंगे सट से ना, लेकिन ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो जो डक्ट है उसको कभी नेफ्रॉन मत मारिएगा, क्योंकि वो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है, बार बार बोल रहे हैं। आप इसको अलग से चाहिए तो लिख लीजिए कि वृक्काणु नेफ्रॉन के दो है ना, एगो मतलब एक तो ग्लोमेरुलस, एक तो रेनल ट्यूब्यूल, बोमन कैप्सूल, ठीक है, PCT प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, DCT डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हेनले लूप, ये रेनल ट्यूब्यूल का ही पार्ट है, ठीक है। हो सकता है आप में आ जाए रेनल ट्यूब्यूल के पार्ट कौन से हैं, ये हैं। चलिए अब हम इसको मिटार देते हैं, मटार, इसको मटार दें। देखिए होता क्या है कि जो ट्यूब्यूल, रेनल ट्यूब्यूल होता है उसमें दो, एक होता है एफरेंट रेनल ट्यूब्यूल, एक होता है अफरेंट, एक होता है इफरेंट। अफरेंट क्या करता है? बोमन कैप्सूल के अंदर ब्लड को लेकर के जाता है। ये जो है ये है हमारा बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल के अंदर कई सारे कोशिका गुच्छ होते हैं, ठीक। बोमन कैप्सूल के अंदर क्या होते हैं? ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ठीक। ये ग्लोमेरुलस क्या करते हैं? ब्लड को फिल्टर करते हैं, ब्लड को क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। तो यहाँ पर जो ये कोशिका गुच्छ है, अफरेंट रेनल ट्यूब्यूल से गया, ब्लड गया, अफरेंट रेनल ट्यूब्यूल से क्या गया है? ब्लड गया। अब ब्लड कहाँ गया? ग्लोमेरुलस के पास। तो ग्लोमेरुलस उसको छान रहा है, ठीक। ग्लोमेरुलस क्या करता है? उसको छानता है। छानते छानते होता क्या है ना, देखिए ब्लड को छानने के साथ ही खराब चीज के साथ बढ़िया चीज को छान देता है, ठीक है। जैसे यूरिया छान रहा है, यूरिया हमारे बॉडी में कोनो काम रखने है, छान रहा है, ठीक है। यूरिया के साथ एमिनो एसिड भी छान दे रहा है। भाई एमिनो एसिड क्या है? एमिनो एसिड जो होता है वो कई सारा जब एमिनो एसिड जोड़ेंगे ना तो प्रोटीन बनता है, तो एक तरीके से प्रोटीन छान रहा है, ठीक। ग्लूकोज, सॉल्ट, वाटर, ये सब तक काम लायक चीज है ना। ग्लूकोज को बॉडी की जरूरत है, एमिनो एसिड चाहिए, सॉल्ट चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक। तो ये बढ़िया का चीज के साथ खराब को चीज छान दे रहा है, ठीक है। अब जब खराब चीज छना रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब खराब चीज के साथ बढ़िया चीज छना रहा है तो उसको हमको फिर से पकड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होता है? बोमन कैप्सूल से ट्यूब्यूल निकलती है, ठीक है। और ये जो बड़ी, एक मिनट, और ये जो आपका अच्छा अच्छा चीज जा रहा है, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, सॉल्ट है ना, वाटर है, ये सब है, ठीक।
तो इन सब चीजों का बोमन कैप्सूल क्या करता है, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन करता है। इसको हिंदी में कहते हैं चयनात्मक पुनः अवशोषण, चयनात्मक पुनः अवशोषण। ठीक, ये कहता है बहुत बदतमीज आदमी हो, ठीक है, बोमन सैमपुट कहता होगा कि बहुत बदतमीज आदमी हो, तुम क्या कर दिए, तुम जो बढ़िया चीज है उसको भी छान दिए, बताओ, फिर से मेहनत करना पड़ेगा, जाके पकड़ना पड़ेगा। तो बोमन सैमपुट जाता है, इसको क्या करता है, फिर से पकड़ता है, किसको, अमीनो एसिड को पकड़ेगा, ग्लूकोज को पकड़ेगा, सॉल्ट को पकड़ेगा, वाटर को पकड़ेगा, तो ये सबको पकड़ करके ले आता है। ठीक, फिर जो ब्लड होता है उसको एफरेंट रेनल ट्यूब्यूल से कहाँ भेज दिया जाता है, बाहर में, सॉरी बॉडी में। ठीक, अब देखिए, अब जो चीजें बच गई हैं, ठीक, अब जो चीजें बच गई हैं, तो एमिनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट, वाटर। अब लेकिन मान लीजिए कुछ हो सकता है एक्सेस वाटर या सॉल्ट बच गया हो, ठीक है, तो गर्मी और गर्मी के दिनों में जो सॉल्ट और वाटर है वो बॉडी से बाहर ना चल जाए ज्यादा, ठीक है, जो पानी है वो ज्यादा ना चल जाए बॉडी से बाहर, जिससे बॉडी डिहाइड्रेट होने लगे। ठीक है, तो हेनले लूप क्या करता है, ये ऑस्मो रेगुलेशन करता है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है कि ये बॉडी में सॉल्ट व पानी, वाटर की मात्रा को मेंटेन रखता है, की मात्रा को मेंटेन रखता है, इसी को ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। तो गर्मी में ज्यादा पानी वानी बाहर ना चल जाए, ठीक है, बॉडी से, तो हेनले लूप क्या करता है, बॉडी के अंदर सॉल्ट और वाटर का मेंटेनेंस बनाए रखता है। ठीक है, तो ये हेनले लूप क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन करता है। ठीक, इसके बाद जो फालतू चीजें बच जाती हैं वो मेन डक्ट से होकर के कहाँ चल जाती हैं, बाहर चल जाती हैं, ठीक है, एग्जिट हो जाती है यहाँ से। ठीक, वही एग्जिट वाला ये पोर्शन है, यहाँ से जब छनाना जाएगा तो जितना फालतू चीज बच जाएगा सब चीज इस यूरेटर में आएगा, ठीक है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में आएगा, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, और यहाँ से बाहर। ठीक, तो वहां तक छना गया, और मेन डक्ट से, मतलब मेन डक्ट यहाँ पे हो सकता है कहीं मेन डक्ट हो, और यहाँ से कहाँ चल जाता है, बाहर। तो ये फिर उसके बाद का प्रोसेस ये है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, अगर समझ में आया तो उसको बताइएगा कमेंट सेशन में, अगर जहां पर नहीं समझ में आया तो उसको भी बताइएगा कमेंट सेशन में, कि हम दोबारा अगर किसी टॉपिक को पढ़ाएं तो हमको इस बात का अंदाजा लग सके कि आप लोग को कहाँ डाउट आ सकता है, कहाँ डाउट नहीं आ सकता है। चलिए, तो आपका इसमें 3 टॉपिक हो चुका है, एक आपका पाचन तंत्र, दूसरा आपका परिवहन तंत्र, और तीसरा ये आज था उत्सर्जन तंत्र। ठीक, अब हम मिलेंगे, इसके फोटोसिंथेसिस के बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे, और न्यूट्रिशन, वो हम एक ही टॉपिक में कर देंगे, उसके बाद हमको लगता है ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहे। और हाँ, बाकी जो 11th और 12th, मतलब 11th में जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, उनके लिए भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहां से केमिस्ट्री अपना पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अब अगले लेक्चर में।